मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम लोग रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में अमेरिका की जो नीति दिखलाई पड़ रही है उस पर थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। 28 फरवरी को यानी शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मिलने गए थे और जो बातचीत ओवल ऑफिस में हुई थी, जिसे पूरी दुनिया ने टेलीविज़न के कैमरों पर देखा था, शायद ऐसा पहली बार हुआ हो कि लाइव कैमरे के सामने दो राष्ट्रपतियों के बीच बातचीत हो रही है। अमेरिकी साइड से उपराष्ट्रपति जेडी वांस और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो और अन्य पदाधिकारी थे। यूक्रेन की तरफ से भी वहाँ के राजदूत और दूसरे पदाधिकारीगण वहाँ पर मौजूद थे। बातचीत बहुत ही बढ़िया तरीके से शुरू हुई थी, लेकिन एक ऐसी स्थिति आई जब जेलेंस्की के साथ जेडी वांस ने रूस के साथ जो शांति समझौते की बात चल रही है उसके सिलसिले में अपनी बात रखी। उसने कहा कि आज की तारीख में जो डिप्लोमेसी है उस डिप्लोमेसी के रास्ते ही हम शांति कायम कर सकते हैं। और जेलेंस्की इसी बात पर थोड़ा हमें लगा कि वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि जेडी बड़ी जो डिप्लोमेसी वगैरह वगैरह, और शायद उपराष्ट्रपति को ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप को भी ये बात बुरा लगा होगा। स्पष्ट है कि जो भी लड़ाई चल रही है उसके जो भी कारण हो, हम आएंगे उस पर। उस लड़ाई में अगर अमेरिका का सपोर्ट नहीं हो, अमेरिका के द्वारा जो हथियार दिए जा रहे हैं, शायद मुफ्त में दिए जा रहे हैं, हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि उन हथियारों के एवज में तुम हमको अपने मिनरल्स दे दो या उसको पेमेंट करो, तुमको हम कर्जा दे रहे हैं। जबकि ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वे उस लड़ाई में मदद कर रहे थे, और मदद हथियारों के रूप में, मिसाइल्स के रूप में और अन्य चीज़ों के रूप में कर रहे थे। तो वैसी दशा में ट्रंप को लगा कि हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, मुझे तो ऐसे ही लगता है, हम ही से सवाल पूछ रहा है। और ट्रंप ने एक तरीके से झाड़ पिलाई, जो ऐसा होता नहीं है। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित थी कि एक देश का राष्ट्रपति दूसरे स्वयंभू देश के राष्ट्रपति के साथ किस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अगर आप किसी देश की मदद से अपनी लड़ाई लड़ रहे हों या उसकी मदद के कारण आप खड़े हों, तो उसके सामने आप गुर्रा नहीं सकते। ट्रंप ने शायद यही बात कही और साथ साथ यह भी कहा कि तुम तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहे हो दुनिया को। चूंकि ऐसा देखा गया कि अमेरिका के साथ साथ यूरोप के अधिकांश देश जेलेंस्की के साथ हैं, और खबरें तो यहाँ तक आई कि जो युद्ध चल रहा है उसमें उनकी फौजें भी ट्रेनिंग दे रही हैं, और यहाँ तक कि वहाँ के नागरिक भी कुछ मोर्चों पर लड़ रहे हैं जेलेंस्की की फौज यानी यूक्रेन की फौजों के साथ। हालांकि जेलेंस्की अड़े रहे और जेलेंस्की ने अपनी बात कही। बाद में मैंने CNN पर रूबियो को कहते सुना कि जेलेंस्की खुद चाहते थे कि वे राष्ट्रपति से मिले, और मामला केवल यह था कि जो मिनरल एक्सट्रैक्शन का समझौता हुआ था, जिसके लिए एक दूत भेजे गए थे यूक्रेन में अमेरिका की ओर से, उस समझौते पर हस्ताक्षर होने थे। लेकिन जेलेंस्की ने कहा कि वो स्वयं आना चाहते हैं और उनको आने दिया गया, और ये शांति वार्ता की बात नहीं थी। हालांकि अपने आप में आश्चर्यजनक है कि लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है और अमेरिका ने अपनी पहल पर रूस के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया, और सऊदी अरेबिया में पहली बातचीत दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई। कहते रह गए जेलेंस्की, करे हमसे लड़ाई चल रही है, हम ही खुद बीच में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। लेकिन उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया था शुरुआती दौर में। और यूरोप के जो देश, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे, उनकी मदद कर रहे थे, पोलैंड जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, वे कह रहे कि यूरोप की सुनी ही नहीं जा रही है। मुझे लगता है मित्रों कि विश्व राजनय में
यानी एक इंटरनेशनल लेवल पे जो बैलेंस ऑफ फोर्सेस हैं उसमें कुछ एडजस्टमेंट हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, वो बदल रहा है। एक समय ट्रंप के आने के पहले ज़रूर था कि अमेरिका और रूस एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी माने जाते थे। अब अमेरिका कह रहा है कि वो शांति स्थापित करना चाहता है। यहाँ तक कि ट्रंप ने चुनाव होने के पहले ही, जब रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन हुआ था, तो कहा था कि मैं जीतूंगा और शपथ लेने के पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई में बंद करा दूंगा, क्योंकि पुतिन मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं जीतूं और वो लड़ाई में शांति समझौता इत्यादि हो जाए। इतना कॉन्फिडेंस, इतने आत्मविश्वास के साथ ट्रंप को मैंने कहते सुना था, आपने भी कहते सुना हुआ होगा। और जब ये शपथ ले लिया इन्होंने, तो इन्होंने अन्य कामों के साथ साथ यह काम भी शुरू किया। शांति का स्वागत किया जाना चाहिए। लड़ाई की जो भी वजहें हों, लेकिन शांति का स्वागत किया जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि युग युद्ध का नहीं है, युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं होता, शांति से ही समस्याओं का समाधान होता है। हालांकि युद्ध जब शुरू हुआ था तब शांति वार्ता यूक्रेन और रशिया के बीच शुरू हुई थी, लेकिन वो वार्ता फिर खटाई में पड़ गई, क्योंकि बहुत सारे देश भी आ गए और शायद यूक्रेन को लगा होगा कि हम लड़ाई को जीत जाएंगे। अब हम समझें कि जब 28 फरवरी को ये गर्मा गर्मी दोनों राष्ट्रपतियों के बीच हुई, तो फिर मामला क्या हुआ? मामला इसके बाद ये हुआ, आपने देखा होगा कि यूरोप में बाकायदा यूक्रेन के बारे में एक समिट हुआ, शीर्ष स्तर पर। एक इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में, यूके में मीटिंग हुई तमाम राष्ट्राध्यक्षों की, और उन्होंने कहा कि यूरोप जेलेंस्की के साथ खड़ा है, यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन जो समझौते की शर्तें होंगी, उन्होंने ये भी कहा, स्टारमर जो यूके के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम समझौते की इन शर्तों को ले चल करके और ट्रंप को दिखलाएंगे, उनकी सहमति से काम करेंगे। यानी यूरोप ने भी माना कि ट्रंप की सहमति के बिना वे भी शांति की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। और इधर ट्रंप ने बयान दिया उस 28 फरवरी के बाद कि अब आगे बातचीत तभी करेंगे जब इस शांति के लिए राजी हो जाए। उसके पहले ट्रंप, आपको स्मरण होगा कि जेलेंस्की को डिक्टेटर इत्यादि शब्दों से विभूषित कर चुके थे। ये भी कह चुके थे कि बिना चुनाव के ही राष्ट्रपति बना हुआ है, वगैरह वगैरह। और अभी इधर यूरोप में समिट चल रही है, और उसी दौरान खबर आई कि अमेरिका ने जो सैन्य सहायता दे रहे थे उस पर रोक लगा दी। और तब एक तरफ शांति वार्ता के लिए यूरोप में मीटिंग हो रही है, यूरोप कह रहा है कि हम गारंटी देंगे सुरक्षा की, यूरोप कह रहा है कि हम मदद करेंगे यूक्रेन की, और इधर अमेरिका ने सैन्य सहायता बंद की। और जेलेंस्की साहब ने खट से एक चिट्ठी लिख करके कहा, उन्हें दुख हुआ कि जिस तरीके से बातचीत होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई थी, तो बिल्कुल शांति के लिए तैयार हैं, क्योंकि ट्रंप पहले बोल चुका था जब शांति के लिए तैयार होंगे तभी हम इनसे आगे कोई बातचीत करेंगे, वरना बातचीत नहीं करेंगे। और जेलेंस्की साहब ने यह भी कह दिया कि जो मिनरल वाला समझौता हो रहा था, जिस रूप में आप चाहें उस रूप में हम तैयार हैं। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी तरह से समर्पण कर दिया। जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, जो अखबारों में आए हैं, और जो 4 मार्च को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने कांग्रेस को संबोधित करते हुए बोल रहे थे, कि उनके यहाँ से लेटर आया हुआ है, वो कहते हैं हम आपके लीडरशिप में शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, और आपके लीडरशिप में हम संभवतः आगे का भी काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि भाई तुम अगर इंडिपेंडेंस और फ्री वर्ल्ड के एक मसीहा के रूप में अपने को प्रस्तुत कर रहे थे, और ट्रंप के साथ जो तुम्हारी बातचीत हुई थी, उस बातचीत में जो तुम अपनी पोजीशन पर अड़े रहे थे, तो दुनिया में तुम्हारी तारीफ हुई थी, अचानक तुम इतनी झुक क्यों गए? और तुम ये क्यों कह रहे हो कि हम आपके लीडरशिप के अंदर में काम करेंगे? सोवियत यूनियन जब था तो यूक्रेन उसका हिस्सा था। दुनिया जानती है कि पश्चिमी देशों और अमेरिका ने सोवियत यूनियन के पतन में गोर्बाचेव के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महत्वपूर्ण भूमिका क्या, पूरी भूमिका निभाई थी। सोवियत रूस बिखर गया था, यूक्रेन भी अलग देश बन गया था, रूस भी अलग देश बन गया था। तो जब सोवियत यूनियन के रूप में सब साथ में थे, तो अमेरिका के सदारत में काम करने की बात कहाँ से आ गई? अगर तुम्हें अमेरिका की सदारत में ही काम करना है,
तो रूस के साथ दोस्ती में क्या दिक्कत है? अब क्यों दिक्कत है समझना पड़ेगा। पुतिन के बारे में भी कहा जा रहा है कि पुतिन एक तानाशाह की भूमिका में, भारत में भी बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं। पुतिन को भी चाहिए, यानी रशिया को भी चाहिए कि यूक्रेन जिसके साथ वो एक देश में काम कर चुके हैं, उसके लोगों के बीच में, सरकारों के बीच में दोस्ती होनी चाहिए और लड़ाई क्यों छिड़ी, ये भी समझना चाहिए। यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था। क्या नाटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांस अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। यह मूलतः सोवियत प्रभाव को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए बना था 1948 में, और इसके बरखिलाफ वार्सा में वार्सा पैक्ट हुआ था, जिसमें तत्कालीन जो कम्युनिस्ट कंट्रीज या सोशलिस्ट कंट्रीज थे वे उसके मेंबर बने थे। वार्सा पैक्ट गोर्बाचेव के ज़माने में जब सोवियत रूस टूट गया, तोड़ दिया गया, भंग कर दिया गया, कहा इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूरा पूरा जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ से कम्युनिज्म खत्म हो गया था, कम्युनिस्ट सरकारें समाप्त हो गई थी, और जो सरकारें आई वो खुद को फ्री वर्ल्ड की सरकारें कहती हैं, डेमोक्रेटिक सरकारें कहती हैं। जब वार्सा पैक्ट खत्म हो गया, नाटो बना रहा। गोर्बाचेव के ज़माने में ऐसा माना जाता कि रीगन से उसकी बातचीत हुई थी और इस सहमति बनी थी कि नाटो को भी खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि नाटो की आवश्यकता नहीं रही। लेकिन नाटो एक पावरफुल मिलिट्री अलायंस के रूप में बना रहा, और नाटो का संविधान कहता है कि नाटो में जितने देश शामिल हैं, यदि किसी भी देश पर किसी का भी हमला होगा तो माना जाएगा कि पूरे नाटो के देशों पर हमला हुआ है, और सारी फौजें एकजुट होकर के और उसका प्रतिकार करेंगी। हालांकि जब लड़ाई दो देशों के बीच होती है तो कौन एग्रेसर है और कौन विक्टिम है ये पता नहीं चलता। दोनों एक दूसरे को एग्रेसर कहते हैं, और इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करेगा। लेकिन बात तो वहाँ तक गई नहीं गई कौन जाने। लेकिन जो पावरफुल है, अब देखिए लीबिया पे हमला हुआ, अब देखिए इराक पर हमला हुआ, अब देखिए अफगानिस्तान में हमला हुआ। किसने हमला किया? अमेरिका ने कहा मैंने सेल्फ डिफेंस में हमला किया है। इसराइल ने भी बर्बाद कर दिया किसको? अब देखें कि गाजा पट्टी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, वेस्ट बैंक पे बर्बाद कर रहा है। कैसे नस्ल को उन्मूलन किया जा रहा है। जो नस्ल बिना देश के पड़ी हुई है, और उसका नस्ल का कहना है, फिलिस्तीनियों का कहना है कि हमारे देश पर इजराइलिया ने, जो यहूदी लोग हैं वे काबिज हैं। यहूदियों का कहना है कि तुमने हमारे ऊपर अक्टूबर 2024 में हमला किया था, हमारे निरपराध लोगों को मारा था। 2023 में हमला किया था, उन निरपराध लोगों को मारा था, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर बर्बाद तुम्हें कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो ये पता नहीं चलता कि एग्रेसर कौन है और विक्टिम कौन है। सभी अपने को विक्टिम कहते हैं और दूसरे को एग्रेसर कहते हैं। तो नाटो के किसी देश पर यदि किसी ने हमला किया या नहीं किया, पहली गोली किसने चलाई, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नाटो के सारे देश मिल करके उस देश के को रहने नहीं देंगे, मुझे ऐसे लगता है। तो ऐसी दशा में जेलेंस्की ने कहा कि हम यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आवश्यकता क्या थी इसकी। और उसी समय लड़ाई भड़की, क्योंकि रशिया ने कहा कि हमारा दुश्मन बिल्कुल हमारे दरवाजे पर आके खड़ा हो जाएगा, तो हम इंतज़ार करेंगे कि तुम युद्ध छेड़ोगे या हमें कहोगे कि हमने युद्ध छेड़ दिया, हम पे हमला करोगे, हमें बर्बाद करोगे। इसके पहले ही हम तुमको नाटो में जाने से रोकेंगे, और हमला किया। अब ये विवादास्पद है, एग्रेसर कौन है, विक्टिम कौन है। लेकिन सही है, जैसा कि ट्रंप ने कहा भी है, कि दोनों देशों के काफ़ी नागरिक मारे गए, बर्बादियां हुई, फौजी मारे गए, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं कि दुनिया में शांति कायम हो, वरना विश्व युद्ध छिड़ने की संभावना है। तो अब महत्वपूर्ण मेरे लिए यही है मित्रों कि अगर जेलेंस्की जो ट्रंप से अपमानित होने के बावजूद, तो दुनिया के लोग मानते हैं अपमानित हुए, अब पत्र लिख कर कह रहे हैं कि अब हम बिल्कुल तैयार हैं शांति के लिए और आप लीडरशिप में काम करने के लिए तैयार हैं, तो रशिया के साथ दोस्ती कर सकते हैं ना, साथ में रहते थे। अब क्या उनके बीच में पैथोलॉजिकल रिलेशनशिप है, आपसी घृणा है, इतना डिटेल में तो इस छोटे से वीडियो में कह पाना मुश्किल है। लेकिन लगता है कहीं ना कहीं कोई व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि वे पुतिन से इतने खफा नजर आए थे ओवल ऑफिस में। तो मित्रों, अब लोग आश्चर्यजनक रूप से इसको मान रहे हैं कि जेलेंस्की ने समर्पण तो कर ही दिया, जिससे जबकि पूरी दुनिया उसकी वाहवाही करने लगी थी, और ट्रंप पूरे के पूरे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को चेंज कर रहे हैं। और जिस रशिया को रीगन ने ख़त्म किया था, जिस सोवियत यूनियन ने ख़त्म किया था, उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। इस समय चीन को अपना
सबसे बड़ा शत्रु मान रहे हैं, क्योंकि चीन एक पावरफुल देश बन गया है और उस चीन के खिलाफ फिर अमेरिका अन्य देशों के साथ मिल करके और कोशिश कर रहा है कि चीन को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया जाए ताकि दुनिया में शांति कायम रहे। और चीन का मानना है कि भाई हम तो अपना उन्नति कर रहे हैं, हम तो अपने राइटफुल चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं मित्रों। तो ये कुल मिलाकर के लगता है कि जो कोल्ड वार के ज़माने के बाद से एक नया राजनय हम देख रहे हैं, नई डिप्लोमेसी हम देख रहे हैं, हम बैलेंस ऑफ पावर को शिफ्ट होता हुआ देख रहे हैं। अब हमें देखना है कि आने वाले समय में ये जो शिफ्टिंग बैलेंस ऑफ पावर की हो रही है, यह क्या रूप लेती है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातचीत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।